बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मैं हूं साजिद रिजवी। आप तमाम नाजरीन देख रहे हैं चैनल विन का बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। हर वो रास्ते हम लोग आपको बताने की कोशिश करते हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। नाज़रीन, आज की दुनिया पर अगर आप नज़र डालें तो अपने करियर को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक और करियर आप तमाम को आज हम लोग इंशाल्लाह प्रोग्राम में बताएंगे जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। वो कौन सी फील्ड है? फ़िज़िकल एजुकेशन। इसके बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन इतना ज़्यादा फोकस हम लोग नहीं करते और ये भी नहीं सोचते क्या इसमें एक बेहतरीन करियर बन सकता है या नहीं बन सकता है। क्योंकि अगर आज आप डिमांड देखें, अगर हम लोग बात करें फ़िटनेस इंडस्ट्री की, तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। डाइटिशियन की बात करें, जिम ट्रेनर की बात करें, फ़िज़िकल एजुकेशन की बात करें, जो स्कूलों में टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है उनकी बात करें, तो काफ़ी कुछ इस पर फोकस किया जा रहा है। तो हम लोग ने सोचा क्यों ना आज जनाब SM रज़ा सर के ज़रिए इस प्रोग्राम को डिटेल किया जाए और इस वक्त चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आइए आप तमाम की मुलाकात उनसे करवाता हूँ और इस शो पर उनका इस्तकबाल करता हूँ। सलामुन अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम और तमाम नाजरीन को सलामुन अलैकुम। वेलकम है आपका इस प्रोग्राम में एक नए शोबे के साथ। बिल्कुल सर, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं हम लोगों के पास, इंडिया की बात करें तो जी, और इतने कंफ्यूज हैं हम लोग कि शायद अपनी मंजिल तक हम नहीं पहुंच पाते हैं जहां पर हमें पहुंचना होता है जी। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं। तो ये टॉपिक कैसा लग रहा है आपको सर? बेहतरीन टॉपिक आपने चूज़ किया है क्योंकि जनरली बच्चे 10th के बाद 3 ही चीज़ों के बारे में सोचते हैं, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। बिल्कुल। और हम लोगों ने पहले वोकेशनल एजुकेशन के बारे में भी, स्टडीज़ के बारे में भी बच्चों को बताया कि एक नई फील्ड है और आने वाले टाइम में इसका भी क्रेज़ है। और आज आपने फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात की, तो जिस्मानी सेहत तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज देखें आप कि जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे मतलब डे बाय डे एडवांस जिम जो है वो बनाए जा रहे हैं और जिम में जाने वालों की तादाद भी डे बाय डे बढ़ रही है। जब जिम में जाने वालों की तादाद बढ़ रही है तो जिम में ट्रेनर की भी रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ रही है। और जितने सारे जो आप स्पोर्ट्स ले लें वहाँ भी आपको फिजिकल फिटनेस के लिए ट्रेनर आपको वहाँ पे रिक्वायर होती है। स्कूल में आप देखें जैसे साइंस का टीचर होता है वैसे फिजिकल एजुकेशन का टीचर भी वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। तो बहुत सारे इस तरह के कोर्स इंशाल्लाह हम लोग इस प्रोग्राम में अलग अलग करके आपको बताएंगे कि आप कैसे कैसे अपने इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए उनको चूज़ कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हम लोगों के साथ क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं जिसका जवाब पहुंचना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा हमने सोचा कि क्यों ना हम सबसे पहले आपके ज़रिए पूछे गए सवालों का जवाब आप तक पहुँचाएँ। तो सर तैयार हैं जवाब देने के लिए? एकदम सवालों के इंतज़ार में हम लोग खुद होते हैं और जवाब देने की बड़ी उत्सुकता होती है अंदर से कि जल्दी से जल्दी, बेताबी होती है कि जल्दी से जल्दी हम बच्चों के वक्त से सवालात का जवाब पहुंच जाए। तो सर पहला सवाल पढ़ना चाहूँगा। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सवाल है निज़ामुद्दीन अहमद साहब का, गुड़गांव हरियाणा से। ये कह रहे हैं सर कि आई एम अ व्यूअर ऑफ चैनल विन एंड आई रोट यू अर्लियर। माई डॉटर हु क्वालिफाइड जैम एंड गॉट रैंक 764 ऑल इंडिया रैंक एंड हर मार्क्स इज 31 अंडर OBC। आगे ये लिख रहे हैं कि शी इज़ गेटिंग एडमिशन इन MSc मैथमेटिक्स इन IITs विच इज़ लोअर रैंक्स बट कैन गेट टॉप मोस्ट NITs। अगला आगे बढ़ते हैं कि विच इज़ बेटर, लोअर रैंकिंग IITs और टॉप मोस्ट NITs। प्लीज़ सजेस्ट एनी स्कॉलरशिप शी कैन गेट ड्यूरिंग हर MSc। आगे भी सवाल है सर, पहले इसका जवाब दें। तो पहले निज़ामुद्दीन साहब को बहुत सारी मुबारकबाद। जी बिल्कुल। और आपकी बेटी को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। IIT जैम 31st रैंक ऑल इंडिया OBC के अंदर, बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत अच्छा सवाल आपने रखा है कि कहाँ पे एडमिशन लेना है। देखिए होता क्या है कि कोई भी IIT जब बनाई जाती है तो थोड़े वक्त के बाद उसकी एडवांसमेंट बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाती है। इनिशियली जो IITs आई, IIT मुंबई आया, IIT दिल्ली आया, IIT कानपुर आया, IIT खड़गपुर, ये सब पुराने IITs हैं। बाद में अभी जो है IIT मंडी आई, IIT हैदराबाद आई, IIT पालक्कड़ आई। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं देख रहा था रिसर्च के मामले में IIT हैदराबाद, IIT मंडी, दे आर डूइंग वेरी एक्सट्रीमली वेल। तो आपको परेशान नहीं होना है, आप किसी भी IITs को पहले तरजीह दें NIT के कंपैरिजन में। तो मैं चाहूंगा चाहे वो कोई भी हो, कोई भी इसमें लोअर और ग्रेटर की जरूरत नहीं है, एकदम नहीं है। आज ऐसा लग रहा है 2-3 साल के बाद उन्हीं की रैंकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और डेफिनेटली जब कोई भी इंस्टीट्यूशन जब बनाया जाता है साजिद साहब, तो थोड़ा सा फ्रेम में आने में, मोमेंटम में आने में कुछ ना कुछ वक्त तो लगता ही है। लेकिन वहां पे जितने भी आपको टीचर्स मिलेंगे सब वेल क्वालिफाइड, डेफिनेटली उनका IIT से या PhD बैकग्राउंड उनका होगा, हाईली क्वालिफाइड। तो मेरी पहली प्रेफरेंस होगी कि किसी भी IIT में अगर आपको मिलता है आप जाएं।
IIT अगर हैदराबाद या IIT मंडी मिल जाता है या IIT गांधीनगर भी अगर आपको मिल जाता है तो मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप जरूर उसमें ऑप्शन लें। ओके जी। NITs के बारे में बाद में सोच, IITs मिल रहा है तो उसमें एडमिशन ले एकदम जाना चाहिए। चलिए, तो और स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है मौजूद। मौलाना आज़ाद ह्यूमैनिटी अफेयर्स का जो उसका स्कॉलरशिप है गर्ल्स के लिए खास तौर से, जितने भी इस तरह के प्रोग्राम है उसमें लगभग मैं समझता हूँ 45,000 की पर एनम की स्कॉलरशिप है। डेफिनेटली अगर आपकी बच्ची उसको अप्लाई करेगी तो उसको जरूर मिलेगा। अच्छा, जिस कॉलेज में अगर इनको एडमिशन मिलता है तो वहाँ पे भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं? होते हैं, जरूर होते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपको ह्यूमैनिटी अफेयर्स का जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसमें डेफिनेटली आपके बच्चे को लगभग 45,000 पर एनम की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अप्लाई करना है पोर्टल पे जाके। ओके, आगे इन्होंने लिखा है कि वन मोर क्वेश्चन, इज इट बेटर आइजर फॉर इंटीग्रेटेड PhD एज माई डॉटर वांट टू बिकम अ टीचर इन फ्यूचर, लेक्चरर इन फ्यूचर, शी कैन गेट आइजर इजली बट शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। अच्छी सोच है आपकी बेटी की। और देखिए PhD करने के लिए अगर किसी IIT में आप पहुंच जाती है, आपकी साहबजादी जैसे आप एडमिशन लेने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ से फिर आगे PhD का प्रोग्राम भी उनको मिलेगा और फिर नेट क्वालिफाई करके PhD भी वो कर सकती हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होगा, IIT को ऑप्ट कीजिए। और मुझे याद आ रहा है साजिद साहब, हमारी एक स्टूडेंट थी, उसने MSc केमिस्ट्री IIT रुड़की से किया था, फिर वहीं से PhD करने के बाद नाउ शी इज़ लेक्चरर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो बहुत अच्छे ऑप्शंस निकल के आएंगे, तो वहीं से IIT से ही फिर उसको PhD करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो पहले आप MSc इन मैथमेटिक्स फ्रॉम IIT किसी IIT से आप कराएं। ओके जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। अगला सवाल सर मोहम्मद कैफ का है जी। ये लिख रहे हैं कि सर मैं PCMB से हूँ और आई वांट टू डू MBBS, आई वांट टू क्लियर नीट एग्जामिनेशन, सो कैन यू प्लीज टेल मी वेयर शुड आई प्रिपेयर फॉर नीट एंड विच कॉलेज इज बेस्ट फॉर MBBS? PCB होना चाहिए नीट के लिए। अगर M है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। और बेसिक उसमें रिक्वायरमेंट है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मैथ्स अगर है तो आपके लिए अच्छा है, फिजिक्स आपकी उतनी अच्छी होगी। नीट आपको पता ही है, आपको क्रैक करना है। और नीट क्रैक करने के बाद से अगर MBBS के लिए सबसे पहली चॉइस आप पूछेंगे तो एम्स आता है। और अगर आपने स्टेट मेंशन किया होता तो आपके स्टेट का जो बेस्ट कॉलेज होता है वो भी मैं बता देता। अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, सपोज कीजिए, तो KGMC लखनऊ आपका, एम्स के बाद KGMC आप प्रेफर कर सकते हैं। कुछ और भी मैं सेंट्रलाइज कॉलेज बता रहा हूँ, जैसे जिपमर पौंडीचेरी है, बहुत अच्छा कॉलेज है, एम्स के बाद इसकी रैंकिंग आती है। FMC पूना है, इसकी रैंकिंग आती है। दिल्ली में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, इसकी रैंकिंग आती है। मुंबई में JJ कॉलेज है, सायन है, कूपर है, इनकी रैंकिंग आती है। तो दीज आर द बेस्ट मेडिकल कॉलेज। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और नीट की तैयारी कहाँ से करना है ये पूछ रहे हैं? नीट की तैयारी घर से ही कीजिए, NCERT पर फोकस्ड हो जाइए। और कितना बेहतर होता अगर ये बताते कि अभी 11th में या 12th में। अगर ये बता चुके, अगर आपने बताया होता कि आप 11th में हैं तो मैं 2 साल की स्ट्रेटेजी आपको बताता। और अगर आप 12th बताते तो मैं 1 साल में कैसे आपको प्लानिंग करनी है ये मैं बताता। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी आप 11th में हैं, NCERT ले लीजिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, उसको ठीक से कीजिए। किसी अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं है कि आप कोचिंग की फीस पे कर सकते हैं, या किसी छोटे शहर में आप रहते हैं जहां अच्छी कोचिंग अवेलेबल नहीं है, तो NCERT करें। और किसी भी NCERT इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है साजिद साहब। मेरा तो एक चीज सर, एक ये दिक्कत है ना कि अभी आजकल जो है क्लासेस वगैरह पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो लोग ये सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी से हम शायद क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा है कि कहाँ से नीट की तैयारी करें, जी, तो आप इन्हें एडवाइस करेंगे क्या सेल्फ स्टडी भी क्वालिफाई कर सकते हैं ये नीट का एग्जाम? क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं बता रहा हूँ सर, किसी भी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए एक चीज है कि आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। आप किसी बड़ी कोचिंग में चले जाएं और उसके मॉड्यूल को घर पे आके सॉल्व नहीं करें, प्रॉपर टाइम टेबल मेंटेन नहीं करें, तो क्या फायदा? वहां भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है, पर उससे थोड़ा सा इजी ये हो जाता है एग्जाम वगैरह का, ऐसा कुछ? डेफिनेटली। अब क्या होता है साजिद साहब कि जब आप कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो एकदम टारगेटेड लाइन में, एक टारगेटेड डायरेक्शन में आपकी स्टडी मूव करने लगती है। उसी तरह के बच्चे जो नीट देना है आपके साथ क्लास में बैठे होते हैं, उनके साथ आपका कंपटीशन होता है। और उसी तरह के टेस्ट पेपर से आप इनिशियली अटैच हो जाते हैं, बार बार टेस्ट होता है, आपकी स्क्रीनिंग होती है। तो ये कहीं ना कहीं रोल तो प्ले करता ही है, लेकिन ये डिपेंड इस बात पे करता है कि क्या आपकी फैमिली आपको कोचिंग कराने के लिए एफर्ट दे सकती है या नहीं दे सकती, और जहां पे आप हैं वहां पे कोई अच्छी कोचिंग अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो डिस्टेंस लर्निंग से किसी भी इंस्टीट्यूट का आप स्टडी मटेरियल मंगा लें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें और घर पे बैठ के NCERT की तैयारी करें, बेहतरीन रिजल्ट आएगा, मैं समझता हूँ। ओके, और किसी तरह की हेल्प की जरूरत है, हम लोग हैं, तो सर मौजूद हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अगला सवाल है, सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं क्लास 12th में हूँ और मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है जी। टेल मी एनी बेस्ट कॉलेज एंड ऑल्सो टेल मी हाउ टू डू इट। आई लिव इन दिल्ली।
तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए कोई कॉलेज नहीं होता है, एक रजिस्टर्ड बॉडी है। वो बॉडी आपको 12th आपको जब आप कर लेंगे उसके बाद एक एग्जाम होता है CPT, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसको आपको अपीयर करना है। CPT क्वालिफाई करने के बाद तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद 2 ग्रुप्स होंगे, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, और उन दोनों ग्रुप्स को क्वालिफाई करके आप एक बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो खूब अच्छे से 11th-12th पढ़िएगा, और जैसे ही 12th में आप आएंगे CPT की पैरेलल तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। प्रीवियस ईयर CPT के टेस्ट पेपर जरूर नेट से डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ऑल द बेस्ट। चलिए, बहुत शुक्रिया। अगला जो फीडबैक है, अजीम सैयद लिख रहे हैं कि जो है जज़ाकल्लाह, एजुकेशन की अहमियत को तवज्जो देने के लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और कि आपने इस प्रोग्राम को देखा। और सबसे अच्छी बात तो व्यूवर्स की है कि इस तरह के प्रोग्राम्स को देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोग्राम अगर जिंदा है तो आप लोगों के ही वजह से, अगर आप प्रोग्राम देखते हैं, आप सवालात भेजते हैं, तो हम लोगों की हौसला अफजाई होती है कि इस प्रोग्राम को और हम आगे बढ़ाएं, और मेहनत करें, और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं। जी, तो अगेन बहुत सारा शुक्रिया आपके लिए। जी जी, बहुत शुक्रिया। ये भी सवाल बहुत अच्छा है। ये सवाल जो है तालिब हुसैन का है, लिख रहे हैं सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आई एम तालिब हुसैन। मैं कॉस्मोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, मुझे इसके लिए क्या करना होगा, प्लीज़ स्टार्टिंग से बताएं, क्योंकि मैं अभी 10th स्टैंडर्ड में हूँ, CBSE बोर्ड से हूँ। बहुत अच्छे। अभी देखिए 10वीं क्लास में है, जी, और बार बार मैं देखता हूँ कि जब छोटे बच्चे क्वेश्चन राइज करते हैं तो और आप, अच्छा लगता है। जी, आपको ज्यादा बहुत खुशी होती है। देखिए यही है कि इंसान, यही उभरती हुई नस्लें हैं, और जिम्मेदारी हमारी है कि हम उनको सही रास्ते पे लेके आए। 10th में एक चीज मैं कहूंगा यहाँ से, 10th में आप अगर फिजिक्स की तरफ बढ़ना है तो एक फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स आती है, HC वर्मा साहब की किताब आती है, गूगल करेंगे अमेजोन पे आपको किताब मिल जाएगी, पढ़ना चाहिए। IIT कानपुर के प्रोफेसर रहे हैं वो, और फिजिक्स के मामले में मैं समझता हूँ इंडिया में दी बेस्ट ऑथर हैं। तो HC वर्मा की फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स मंगा के पढ़ना शुरू कीजिए। इनको जाना है कॉस्मोलॉजी में, देखें सर क्या होता है। फिजिक्स की स्पेशलाइज्ड एक फील्ड है ये। तो सबसे पहले 10th के बाद इनको साइंस लेना है। साइंस में फिजिक्स लेना है, मैथ्स लेना है, केमिस्ट्री, इंग्लिश, और 5वां सब्जेक्ट लेना है। 11th-12th करना है आपको, और उसके बाद BSc आपको करना है फिजिक्स में। ओके। अब BSc फिजिक्स करने के लिए साजिद साहब बहुत सारे कॉलेजेस हैं आपके पास, यूनिवर्सिटीज जितनी हैं, सारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस हैं उसमें BSc फिजिक्स होती है। इसके अलावा NITs में भी BSc और MSc का प्रोग्राम होता है फिजिक्स का, वो भी आप ले सकते हैं। IITs में हो सकता है, वो भी ले सकते हैं। तो कहीं से BSc ये कर लें। और करने के बाद फिर स्पेशलाइजेशन आप करें एस्ट्रोफिजिक्स में, वहां से कॉस्मोलॉजी की तरफ आप निकलेंगे। तो एस्ट्रोफिजिक्स में आपको निकलना है स्पेशलाइज फील्ड के लिए, और उसके लिए जाने के लिए जो मैं बार बार एक इंस्टीट्यूट का नाम ले रहा हूँ, ISC बेंगलोर बोलता हूँ, और TIFR के बारे में मैं बोल रहा हूँ। यहां से भी एस्ट्रोफिजिक्स में प्रोग्राम होता है मास्टर्स में, एंड देन उसमें रिसर्च होता है। बेसिकली कॉस्मोलॉजी के तारों के बारे में, सैयारों के बारे में, दैट इज बेसिकली एस्ट्रो ही फिजिक्स है वो। ओके। तो जो प्रोफेशन आपको मिलेगा, दैट प्रोफेशन के बाद आप कहे जाएंगे एस्ट्रोनॉट या कॉस्मोलॉजिस्ट, ये आप कहे जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि 11th-12th आपको क्या लेना है? मेडिकल फील्ड में। अच्छा, वो डर्मेटोलॉजिस्ट, या दैट इज डर्मो, या स्किन नहीं है। नहीं अच्छा, यहाँ वो पे थोड़ा सा मैं सैयारों के बारे में और उसके बारे में आपको सारी चीज़ों का पता करना है। बहुत अच्छा सवाल आपने राइज किया, छोटे बच्चों के लिए पता चले। तो सबसे पहले 11th-12th आपको साइंस से लेना है, मैथ्स होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, फिर BSc फिजिक्स करना है, एंड देन आपको मास्टर जो है एस्ट्रो में आपको करना है, और उसके बाद आगे निकल के आप बेहतरीन एक प्रोफेशनल बन सकते हैं। जो ख्वाहिश आपकी उसको आप पा सकते हैं। और अच्छे इंस्टीट्यूशन में मैंने जिक्र किया है, IISc बेंगलोर, TIFR भी है, इसके अलावा सारे NITs और IITs भी हैं। तो ऑल द बेस्ट। और इसके अलावा एक और इंस्टीट्यूट का नाम ले रहा हूँ, IIST त्रिवनंतपुरम, स्पेस टेक्नोलॉजी का बेस्ट कॉलेज इंडिया में माना जाता है। इसके लिए आपको IIT एडवांस का एग्जाम देना पड़ेगा। तो हमारे साइड से बहुत सारी नई ख्वाहिशात आपके लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखता हूँ किसका है। ये रज़ा का सवाल है। ये कह रहे हैं कि सर, डू वी हैव टू गिव CUCET फॉर मास कम्युनिकेशन फॉर UG प्रोग्राम? आई वांट टू टेक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ से तमाम बच्चों की तरफ, अब देखिए इस क्वेश्चन से आप हमेशा क्या कहते हैं कि आपका क्वेश्चन दूसरों का क्वेश्चन भी बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोगों ने प्रोग्राम जब किया था तो हमने नाम दिया था CUCET, थोड़ा सा नाम तब्दील किया गया है, CUET किया गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसका नाम दिया गया, सी हटा दिया गया जी। प्रोफेसर जगदीश जो UGC के चेयरमैन, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसमें जितने सारे कोर्सेज होंगे,
खा वो यूजी के हों या पीजी के हों या दीगर कोर्सेज हों, उनमें एडमिशन के लिए अब एक एंट्रेंस टेस्ट हुआ करेगा। ओके। और उसमें जो उस लिस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आती है, जामिया मिलिया इस्लामिया भी आता है, और साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU, ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काउंट होते हैं। ओके। अब आपको BA ऑनर्स अगर दिल्ली में करना है तो याद करें तो पिछले साल क्या हालत हो रही थी, 97%, 98% 12th में कट ऑफ जाती थी और हमारी ख्वाहिश होती थी वहां जाने की, लेकिन हम जा नहीं पाते थे। इस बार से कंडीशन बदल रही है। 12th आपको पास होना है, पास, उसके बाद इस एंट्रेंस को आपको फॉलो करना है, फेस करना है, और इस एंट्रेंस में कट ऑफ क्लियर करने के बाद अगर आप चाहें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑप्ट कर सकते हैं, जामिया मिलिया ऑप्ट कर सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑप्ट कर सकते हैं। जितने सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी हैं उनमें आपको दाखला मिल सकता है वेरियस कोर्सेज में। तो जैसे मास कॉम का ये कोर्स कह रहे हैं, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आपको करना होगा तो CUET का आपको सहारा लेना होगा। और एग्जाम की नोटिफिकेशन बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसी महीने यानी अप्रैल में आने जा रही है, तो ध्यान से अप्रैल में ये नोटिफिकेशन आएगी और एग्जाम जो है जून के महीने में होगा। और इंशाल्लाह हम तमाम बच्चों को जरूर बताएंगे कि इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा। ओके, तो ये बहुत क्लियर हो चुका है कि पहले आपको फॉर्म भरना होता था कॉलेज का, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होता था, लेकिन अब आपको ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के जरिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, आप जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें चाहिए तो इसमें दिल्ली वाली का भरिए और किसी स्टेट में अगर यूनिवर्सिटी है तो। अच्छा, ये मैं जानना चाहूँगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है? नहीं, अब यहाँ पर बड़ी अच्छी बात देखिए, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अलग हो जाते हैं दोनों बातों को मैं जोड़ रहा हूँ। ओके। पहले बहुत अच्छी बात आपने रखी कि जैसे मुझे अगर एडमिशन लेना है तो अब जब मैं गया तो अब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म भरा, मैं जामिया मिलिया का भी फॉर्म भर रहा हूँ, मैं अलीगढ़ का भी फॉर्म भर रहा हूँ। हो सकता है फॉर्म भरने में कभी कभी डेट हमारी मिस कर जाती थी, लेकिन इस परेशानी से आप बच गए। इस बार एक ही फॉर्म फिल करेंगे, रैंक लाएंगे, अपनी चॉइस डालेंगे, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जहां कट ऑफ आपका मैच करेगा वहां आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो बॉम्बे में रह के फॉर्म भर के एंट्रेंस एग्जामिनेशन यहां दे के ऑनलाइन आप दिल्ली के कॉलेज के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, पहले एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ यूनिवर्सिटी लेती थी कि तब नहीं था? कुछ यूनिवर्सिटीज में थे, कुछ यूनिवर्सिटी में थे, लेकिन अब आपको अगर कोर्स करना है ग्रेजुएशन का भी और पीजी का भी तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। लाइकवाइज जैसा अदर दूसरे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जी। और मैं एक बात और यहाँ साजिद साहब कहना चाहूंगा कि ये एंट्रेंस मैं समझता हूँ कि इंडिया का सबसे बड़ा एंट्रेंस होने जा रहा है। क्योंकि देखें, आप अंडर ग्रेजुएशन में आप जाएंगे तो बहुत सारी सीट्स होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70 से 90 हजार सीट्स आती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अलीगढ़ में जाएंगे 5000, जामिया मिलिया में, सारे मिला के तो मैं समझता हूँ 2.5-3 लाख सीट्स होंगी इस बार। तो सोचें कि बच्चे कितने सारे अपीयर होंगे। तो बहुत बड़ा ये एंट्रेंस NTA लेने जा रहा है आने वाले वक्त में। ओके। तो ये इसके लिए सारे बच्चों को जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तीनों के लिए टेस्ट आने वाला है। तो आप अपने आप को तैयार रखें और इंशाल्लाह इसका सिलेबस भी और पेपर का पैटर्न भी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम लोग आपको अपडेट करेंगे, बताएंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है। सर, आगे चलकर कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जैसे अगर CUET आपने दिया, लेकिन अगर हमारे पास कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही कॉलेज है, उसमें हमें डायरेक्ट एडमिशन मिल जा रहा है और वही कोर्स अगर हमें मिल रहा है, तो आगे चल के वैल्यूएशन में कुछ कमी देखने को मिलेगी? ऐसा है? होता क्या है साजिद साहब कि कभी भी जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसकी चॉइस होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी, JNU, DU, AMU, BHU, मुंबई यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन बच्चे करते हैं। और आपने जो सवाल किया था, पहले सवाल का तो मैंने बहुत डिटेल जवाब दिया। दूसरा एक पार्ट आपने हमसे पूछा कि क्या दीगर यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन के लिए क्या करेंगे? तो NTA ने ये प्रपोजल दिया है कि ये टेस्ट लेने के बाद अगर कोई भी यूनिवर्सिटी चाहे अपने एडमिशन देने के लिए तो वहां के कट ऑफ को एक्सेप्ट कर सकती है। ओके। तो ये चीज ओपन की गई है और ये इसलिए ओपन किया गया है कि आगे 2-3 साल आने के बाद सारे जितने एफिलिएटेड कॉलेज होंगे वो एक ही टेस्ट के बैनर में आ जाएंगे। जैसे आज MBBS एंड BDS के लिए एक सिंगल टेस्ट होता है नीट, आने वाले 2-3 साल में यही होगा कि हिंदुस्तान के जितने सारे कॉलेजेस होंगे जहां अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होंगे उसके लिए एक ही टेस्ट हुआ करेगा, CUET। ये 2-3 साल के बाद हो जाएगा। लेकिन अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जो कॉलेज चाहे वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला सवाल जो है जामनी का है, ये कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फॉर द BVS आफ्टर 12th कॉलेज, BVS वोकेशनल स्टडीज के बारे में ये पूछ रहे। देखिए, वोकेशनल कोर्सेज अभी सारे शहरों में पहुंच नहीं पाया है। कुछ जगहों पे है और कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे वोकेशनल स्टडी के सेंटर है।
जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे वोकेशनल स्टडी का सेंटर है। देख लें आपकी शहर से नज़दीक है, वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर मौजूद है तो वहाँ पे वोकेशनल कोर्स आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं 12th के बाद। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवालों का जवाब दिया। अब थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, इसके बारे में हम लोग और ज़्यादा बात करेंगे कि फिजिकल एजुकेशन के ज़रिए आप और क्या आगे कर सकते हैं जी। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो वक्त बचा है उसमें थोड़ा सा डिटेल हो जाए। तो जैसा कि हम लोग ने बात किया कि हमारे पास कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, ये तीन ऐसी फील्ड हैं जिसके बारे में सब लोग जानते हैं जी, ठीक है, और शुरू से ही टारगेट रहता है या तो कॉमर्स में जाएंगे, आर्ट्स में जाएंगे, या तो साइंस की तरफ जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल है कि अगर कोई फिजिकल एजुकेशन की तरफ जाना चाहता है तो कौन सी फील्ड से होते हुए वो जा सकता है? देखिए क्या होता है कि जो साइंस का बच्चा है, अगर मैथ्स वाला बच्चा है, पीसीएम वाला बच्चा है, तो वो हिस्ट्री ऑप्ट नहीं करता है जी। जो बायो वाला बच्चा है साजिद साहब, वो आप देखेंगे अकाउंटेंसी को ऑप्ट नहीं करता है। जो कॉमर्स वाला बच्चा है वो फिजिक्स ऑप्ट नहीं करता है। लेकिन फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस का बच्चा भी लेता है, कॉमर्स का बच्चा भी लेता है, आर्ट्स का बच्चा भी लेता है। जी ओके। तो ओपन क्यों किया गया है? सबके लिए यहाँ पे करियर में ऑप्शन है। तो आपको फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में अगर आपको अपना करियर बनाना है तो 10th के बाद 11th में फिजिकल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट आप ले लें। उसके साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट है, 4 आप जैसे कोई ऑप्ट करेंगे, जैसे मैंने लिया मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, 5वां मैंने फिजिकल एजुकेशन ले लिया। पर अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कहीं पे वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं या कहीं कहीं पे कोई और सब्जेक्ट होते हैं, फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट नहीं होता है, नहीं होता, लेकिन तो अगर नहीं ऑप्ट किया तो क्या ग्रेजुएशन में जाके कर सकते हैं? फिर इसमें यही एक चीज, यहाँ बहुत अच्छा आपने एक सवाल राइज कर दिया है कि आगे कैसे आप बढ़ेंगे। जब भी आप आगे बढ़ेंगे, सपोज अगर आपने पहले केमिस्ट्री 12th में नहीं ली है तो आपको बीएससी में केमिस्ट्री नहीं मिलेगी। अब तक का एजुकेशन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तब्दीलियां अलग हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग आपको डिटेल करेंगे, लेकिन मैं पहले वाली एजुकेशन की पॉलिसी को लेके चल रहा हूं जो अभी तक चल रही है। आने वाले टाइम में तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1 साल में आई जाएगी, तब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एकदम चेंज है साजिद साहब। वो तो पूरा टोटली चेंज हो गया, टोटली चेंज है। आप इंजीनियरिंग करने के बाद आप फिर एमए हिस्ट्री कर सकते हैं, कोई उसमें इश्यू नहीं है। आपके मर्जी के मुताबिक आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं और आने वाले टाइम में ये होगा, और जहां आपका दिल करेगा आप उस तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी मैं पिछले वाले ट्रैक को लेके चल रहा हूं। तो आपने 11th-12th में फिजिकल एजुकेशन ले लिया, और जनरली आजकल क्या है, फिजिकल एजुकेशन तकरीबन सारे इंटरमीडिएट वाले कॉलेजेस में या स्कूल्स में अवेलेबल होता ही है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसको चूज भी करते हैं। ओके, आसान भी है। मेन क्या है, फिजिकल एजुकेशन 11th-12th में जब आप लेंगे तो 80% आपका फिजिकल फिटनेस यानी प्रैक्टिकल पे मार्क्स होता है, और 20% आपको थ्योरी लिखनी होती है गेम्स के बारे में। तो 80% तो उछलना, कूदना, खेलना और अपने आप को दिखाना है कि आप कैसे उस स्पोर्ट्स को खेल पा रहे हैं, उसमें मिलता है 80% मार्क्स, और 20% मार्क्स आपके पेपर का होता है। तो खेल कूद से आसान दुनिया में कौन सी चीज है जी। ओके, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए काफी आसान है। अब जैसे ही आपने 11th-12th में फिजिकल एजुकेशन लिया साजिद साहब, उसके बाद आप इसको ग्रेजुएशन लेवल पे ले लें, बीए फिजिकल एजुकेशन ले लें। ओके, फिजिकल एजुकेशन आप ले सकते, उसके बाद मास्टर्स भी आप कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में, और मास्टर्स ही नहीं, इसमें पीएचडी भी आप कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शंस की कमी नहीं है। और जैसे मुझे याद है कि एक बार आप डिस्कशन कर रहे थे कि आपकी किसी साहब से मुलाकात हुई और वो फिजिकल फिटनेस का सेंटर चलाते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास फिजिकल ट्रेनर की जरूरत है और मैं ढूंढ रहा हूं, कोई मिलता नहीं है। तो इस तरह के भी सर्टिफिकेट कोर्सेज आते हैं 12th के बाद, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का वाले। yes. तो अच्छा सर, फिजिकल एजुकेशन के अंदर ये डाइटिशियन का कोर्स होता है, क्या ये इसके अंडर है या इससे अलग है? थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा मतलब उसका अलग एक फील्ड निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि योगा हो गया और पूरे स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन में आपका आ जाएगा, तो बेहतरीन आपके लिए करियर ऑप्शन आपके लिए क्रिएट करा सकता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब फिजिकल ट्रेनर बनेंगे आप, तो आपकी फिजिकल फिटनेस कितनी अच्छी होगी। बिल्कुल, तो ताहयात आप फिजिकली फिट रहेंगे। कहा गया है कि सेहत हजार नेमत। बिल्कुल, तो पैसा कमाएंगे सेहत मेंटेन करके, तो इससे अच्छी चीज क्या है। और एक चीज और है कि आजकल जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, बड़े शहरों में बहुत ज्यादा डिमांड भी इसकी बढ़ गई है। लोग छोटे छोटे कोर्स करके इस फील्ड में आ रहे हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वगैरह से कर सकते हैं। सवाल यह है कि आगे चलकर इसका स्कोप इंडिया में और बढ़ेगा, या मतलब क्या असर होगा अगर हम पढ़ते हैं? साजिद साहब, बढ़ेगा। मैं तो कहता हूं बढ़ेगा। आप पिछले 5 साल में आप देखें फिजिकल ट्रेनिंग के फिटनेस के सेंटर्स आपके सामने कितने सारे बड़े होंगे। जो और कोर्सेज हैं, IITs, NITs, MBBS, कॉमर्स और आर्ट्स, ये सब फील्ड के मुकाबले ये फिजिकल एजुकेशन एक कम्प्लीटली डिफरेंट कोर्स है। Obviously. तो
इनके सामने ये कोर्स को किया जा सकता है बैलेंस कि नहीं किया जा सकता है? क्यों नहीं, डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। अब हम लोगों ने आज से 5-10 साल पहले इतनी एडवांस जिम देखी भी नहीं होगी जो आज देख रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे कैसे इक्विपमेंट आ पर रहा ये है। लो प्रोफाइल जॉब में कंसीडर किया जाता है, ऐसा कुछ है? आई कांट ऐसा से, तो नहीं क्योंकि अगर पीएचडी तक आप जा सकते हैं तो फिर लो प्रोफाइल कहाँ, हाँ, डॉक्टरेट तक आप जा सकते हैं, बिकॉज पीएचडी कर ट्रेनर की सकते अगर हैं। मैं देख रहा हूँ, जी। अगर अच्छा ट्रेनर है तो जाहिर सी बात है 40-50 हो सकता है, लाख तक कमा ले, 1.5 लाख क्यों 2 लाख नहीं, कमा ले। क्यों नहीं। लेकिन नॉर्मली जो जिम ट्रेनर होते हैं उनके 15, 20, 25, 30 यहाँ तक की जाती है। हाँ, लेकिन एक चीज और भी आपने देखा होगा कि एक साथ वो एक सेंटर पे अपने आप को नहीं रखते हैं, 2-3 जगह पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। राइट राइट। तो आप मूव कर सकते हैं, आपके लिए ऑप्शन है, आप अपना भी कुछ खोल सकते हैं। और देखिए अभी तो क्या है साजिद साहब, कोविड के बाद दुनिया बहुत बदली है और फिजिकल फिटनेस पे बहुत बड़ा एक सवालिया निशान भी लगा है। लोग बहुत ज्यादा सैचुरेट हुए हैं, घरों में बंद होने की वजह से उनकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ा है। सो इसमें अगर आपको मौका मिलता है तो आप बढ़े। इंशाल्लाह हम लोग अगली बार स्क्रीन पे कंप्लीट एक एक कोर्स नेम के साथ आपको बताएंगे, ड्यूरेशन आपको कौन बताएंगे, सा कोर्स कहाँ पर अवेलेबल है ये भी बताइए। ये बताएंगे, फी इंशाल्लाह फी स्ट्रक्चर भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो फाइनली ये यहाँ पर इस प्रोग्राम के आखिर में हम लोग कहना चाहते हैं बच्चों से कि आप ये ना सोचें कि इस फील्ड में करियर नहीं है। नहीं है, ओके। करियर तब बनेगा जब आप उसको शौक ज़ौक के साथ लेंगे। जी बढ़िए, हर तरफ ऑप्शन है, बस ऑप्शन आपको तलाश करना है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त से नहीं है, नहीं तो और ज़्यादा डिटेल में हम लोग बात करते, लेकिन अगले एपिसोड में पक्का इंशाल्लाह इसी मौजू पर हम लोग बात करेंगे। जरूर इस पे बात करेंगे और डिटेल करेंगे, बताएंगे आपको कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह टीवी स्क्रीन पे लिखेंगे हम लोग। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप अभी भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। साथ ही व्हाट्सएप के ज़रिए भी सवाल पूछ सकते हैं 9619667578। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर हम लोग एक बार बात करेंगे इसी टॉपिक पर, फिजिकल एजुकेशन पर, और सारी डिटेल पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त हमें हमारी टीम के साथ। देखते रहिए चैनल विन। बहुत शुक्रिया।